प्रिय छात्रों, आज हम सांख्यिकी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमें ये पता होने चाहिए कि आंकड़े क्या होते हैं। एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों को आंकड़े कहा जाता है। जैसे कि हमारा एक निश्चित उद्देश्य हो और हमें उसके बारे में कोई जानकारी एकत्रित करनी हो, इकट्ठी करनी हो, तो उसमें जो हम तथ्य लेते हैं उनको आंकड़े कहते हैं। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राथमिक आंकड़े और दूसरा है गौण आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं जिन्हें हम पहली बार एकत्रित करते हैं। जैसे विद्यालय में पंखों की संख्या, तथा अपनी कक्षा में छात्रों की संख्या। तो ये उपरोक्त जो दोनों प्रकार के पंखों की संख्या और कक्षा में छात्रों की संख्या है, ये प्राथमिक आंकड़े हैं। यानी किसी उद्देश्य या किसी योजना को ध्यान में रखकर स्वयं आंकड़ों का संग्रहण करना या इनको एकत्रित करना ही प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। यदि संग्रहित आंकड़ों को अपने अनुसंधान में प्रयोग में लें तो उन आंकड़ों को गौण आंकड़े कहते हैं। जैसे शैक्षिक सर्वेक्षण से प्राप्त साक्षरता दर के आंकड़े। तो सांख्यिकी में आंकड़ों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें हमने पढ़ा कि आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और गौण आंकड़े। जैसे विद्यालय में पंखों की संख्या, कक्षा में छात्रों की संख्या, अपनी कक्षा के छात्रों का वजन या ऊंचाई, उनसे संबंधित जानकारी एकत्रित करना, ये सभी प्राथमिक आंकड़े होते हैं। और अगर हम पूर्व में जो एकत्रित किए गए आंकड़े हैं उनका अपने अनुसंधान में या प्रयोग में आगे काम में लें तो वो गौण आंकड़े कहलाते हैं। इसमें सांख्यिकी में
केंद्रीय प्रवृत्ति की माप तीन प्रकार की होती है। जैसे पहला है इसमें माध्य, दूसरा है माध्यक और तीसरा है बहुलक। इन तीनों के बारे में हम विस्तार से जानकारी लेंगे। ये तीनों हैं वो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहलाते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों को अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए: 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3। इन आंकड़ों से हम माध्य निकालेंगे। तो माध्य, इसका संकेत x की बार होता है। इसमें हम इन सभी राशियों का योग करते हैं। तथा जितनी राशियां हैं उससे भाग देते हैं। तो हमारा इन सब का योग आया 28। 10 से डिवाइड किया तो हमारा उत्तर हुआ 2.8 x की बार। यहां पर यह समझने वाली बात है कि जो हमारी 10 राशियां थी, हमने उनका योग किया और 10 से भाग दे दिया। बटे में एक शून्य है, तो 10 से भाग देने का आसान तरीका है कि ऊपर वाली संख्या लिख करके इधर से एक के बाद में दशमलव लगा दो, हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। वास्तव में माध्य क्या है? जैसे कक्षा 5 या 6 में हमने पढ़ा है कि औसत ही माध्य होता है। हमारा औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यहां पर भी हमारी ये राशियां हैं, इनको आंकड़े भी कह सकते हो, और राशियों की संख्या हमारे यहाँ 10 थी। इससे भाग देने पे हमें हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा पहला हो गया माध्य निकालना। भी माध्य कैसे निकालते हैं उसके बारे में हमने जानकारी ली। इसके बाद में केंद्रीय प्रवृत्ति का दूसरा माप है माध्यक। माध्यक के लिए हम इनको आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में लिखने पर हमें प्राप्त होगा 0, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4 और 5। तो जब हमने इनको आरोही क्रम में लिखा तो हमें ये 10 संख्याएं निम्न प्रकार से प्राप्त हुई। यहाँ पे मैं पुनः समझा दूं कि आरोही क्रम में लिखने का मतलब होता है इनको बढ़ते क्रम में लिखना, और अवरोही क्रम होता है हमारा घटता क्रम। अब यहाँ पर माध्य ज्ञात करने के लिए 4 संख्याएं मान लिया मैं इधर छोड़ देता हूँ और 4 इधर छोड़ देता हूँ, तो बीच में हमारी 2 संख्याएं बचती है। माध्य के लिए हमें ये ध्यान में रखना है कि संख्याएं सम हैं या विषम हैं। अगर संख्याएं विषम होती है
तो दोनों तरफ बराबर की संख्याएं छोड़ने पर मध्य में केवल एक ही बचती है, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुल 10 संख्याएं हैं जो कि सम हैं, इसलिए इसमें माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें बीच वाली दोनों संख्याओं का योग करके उसका आधा करना होता है। सम के लिए यहाँ पर n/2 + 1 तथा n/2, तो यहाँ पर n/2 10/2 5 तथा n/2 + 1 यानी 10/2 + 1 बराबर 5 + 1 बराबर 6 आता है। तो यहाँ हम माध्यक निकालने के लिए पांचवें और छठे पद का योग करके उसका आधा करेंगे। तो यहाँ पर माध्यक 3 + 3 / 2 6/2। जब 6 में 2 का भाग देते हैं या इनको काटते हैं तो 3 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारा माध्यक 3 आया। तीसरा इसमें है बहुलक। जैसा कि इसमें नाम से ही स्पष्ट है, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर जो बहुत बार आता हो वह बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पर संख्या 3 बहुत बार आ रही है, तो यहाँ बहुलक 3 प्राप्त होगा, क्योंकि संख्या 3 4 बार आ रही है। बहुलक को हम बहुलक की सारणी बना करके भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे अपने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें संख्याएं हैं 5 2 4 1 3 3 3। इसका मध्य निकालने के लिए हम राशियों का योग 5 + 2 + 4 + 1 + 3 + 3 और +3, इनको भाग देंगे 7 से, क्योंकि हमारे पास यहाँ संख्याएं 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। अब इनका हमारा योग हो गया 5 और 2 7, 7 और 4 11 और 1 12, 3 15, 3 18 और 3 21। संख्या हो गई 7, 7 3 21। तो हमारा मध्य 3 आ गया। यानी मध्य के लिए हम औसत का सूत्र काम में ले सकते हैं, जो कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। औसत और मध्य दोनों एक ही होते हैं। इसमें दूसरा मध्य के लिए मध्य ज्ञात करना है अब हमने। तो इसमें ऊपर वाले प्रश्न की तरह ही हम इनको आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में लिखने पर हमें
निम्न प्रकार से संख्याएं प्राप्त होती है 1 2 3 3 3 4 5। अब यहाँ पर कुल संख्याएं 7 है। जैसे 3 मैं इधर छोड़ता हूँ, 3 इधर छोड़ता हूँ, तो मध्य में 3 प्राप्त होता है, वही हमारा माध्यक होगा। क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या है, विषम होने पर हम n+1/2वां पद लेते हैं। विषम होने पर n+1/2वां पद लेते हैं। यहाँ पर n 7 है तो 7 + 1/2, 7 और 1 8, 8 में जब 2 का भाग देते हैं तो 4, यानी चौथा पद हमारा इसके अंदर 1 2 3 और 4। चौथा पद कितना है? 3 है, इसलिए यहाँ माध्यक हमें 3 प्राप्त होगा। बहुलक के लिए जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जो बहुत बार आ रहा हो, तो यहाँ पर 3 सबसे ज्यादा बार आया है, इसलिए बहुलक बराबर 3। इसके अंदर सांख्यिकी में एक शब्द परास आता है। तो जो हमारा विचर का मान होता है, विचर x के अधिकतम मान तथा न्यूनतम मान के अंतर को परास कहते हैं। इस एग्जाम्पल में जब हमने इनको आरोही क्रम में लिखा, तब अधिकतम मान पांच था और न्यूनतम मान इसका 1। तो इनका अंतर 5 - 1 = 4। तो इस प्रश्न में परास हमारा 4 प्राप्त हुआ। तो अभी हमने सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य, माध्यक, बहुलक, परास, आंकड़े, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की। बच्चों, यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है कि हमें प्रश्न के तरीकों को समझना है, न कि हमें सवाल के अंदर संख्या पर ध्यान देना है। अगर हमें सवाल करने का तरीका समझ में आ गया तो संख्या चाहे कोई भी हो, वो मायने नहीं रखती। जैसे हमने यहाँ पर परास के बारे में जाना, संख्या कोई भी हो उसको हम आरोही क्रम में लिखने के बाद जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटाएंगे तो हमें परास प्राप्त होगा। इस एग्जाम्पल से स्पष्ट है कि परास का मान बड़ी संख्या में से छोटी संख्या निकालने पर ही प्राप्त होगा। इसलिए संख्याओं का यहाँ कोई महत्व नहीं है, वो संख्याएं भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है। तो हमें सवालों के
तरीके पर ध्यान देना है कि सवाल को हल किस प्रकार से किया जाता है, न कि संख्याओं पे। सवाल के अंदर अगर राम की जगह श्याम आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी के साथ आज का ये टॉपिक पूर्ण हुआ। आगे भी आपको विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। धन्यवाद।